पहला सवाल है कि जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा, तो यानी कि जब हम स्टूडेंट को प्रोनाउंसिएशन को सही करने और फिर उसके अदा करने में सावधानी बरतने के मेथड को सिखाएंगे तो क्या होगा, क्या उनकी तख्लीकी सलाहियतों को इस तरह से हम बेहतर बनाएंगे या फिर उनके सीखने की महारतों को तेज़ करेंगे या उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे या फिर उनके बहाव में इजाफ़ा करेंगे। तो दोस्तों, जब हम स्टूडेंट्स को हिज्जे को सही करने और उसमें सावधानी बरतने के तरीक़ेकार को सिखाएंगे तो हम उनकी इस्लाह करके उनमें सुधार करके उनको बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब क्या है। तामीराती निज़ाम का मतलब लैंग्वेज की क्लास में क्या तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते हैं फिर उसे तजर्बा करते हैं, ये है, या फिर तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ़ अक़साम का मुतालिया करने के लिए तरग़ीब, क्योंकि इससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं, या तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलियत दी जाती है तामीराती क्लास में ताकि वो नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडिया का इस्तेमाल कर सकें, या फिर तामीराती क्लासरूम में या तामीराती निज़ाम में तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा की मबनी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज की जो क्लास है उसकी बात करूं तामीराती निज़ाम की, तो उसमें क्या होता है, तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर ही दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा की मबनी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 का जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला सवाल यह है कि मिन दर्जा झेल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान को तरक्की देने का दावा नहीं माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि हिंदुस्तान की जो भाषाई जो इलाकाई ज़बान है, जो क्षेत्रीय भाषा हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनके प्रोग्रेस का एक दावा नहीं माना जा रहा है। पहला है तर्जुमे की दुश्वारी, दूसरा है लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश, तीसरा है सहूलत का इस्तेमाल और चौथा इसके वसी पैमाने पर नागुरेज। तो लोगों में इलाकाई ज़बान को न जानने की जो ख्वाहिश है उसको इलाकाई ज़बान को तरक्की देने का दावा नहीं माना जा रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल कि ज़बान की हुसूलियाबी यानी कि जो भाषा अर्जन होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, वो क्या होता है। दोस्तों, लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक वीडियो आप लोगों को बना के पहले ही अपलोड कर दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और अगर आपको ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, उसको देखेंगे तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आप पा जाएंगे। सवाल में क्या कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूलियाबी होती है। ज़बान की हुसूलियाबी क्या होती है। तो दोस्तों, भाषा जो अर्जन होता है वो हमारे माइंड की जो कैपेसिटी होती है उसके ज़रिए जो हम अपने आप भाषा को सीखते हैं वही क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। तो ज़बान की हुसूलियाबी इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियतों की वजह से ज़बान सीखने के अमल को इसमें जारी रखा जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल जो है वो क्या है, कहा यह जा रहा है कि ज़बान के मुअल्लिम मिन दर्जा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। अगर आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं तो एज ए लैंग्वेज टीचर आप बच्चों में राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करेंगे। क्या आप बच्चों को मजमून के ज़रिए सीखने के लिए कहेंगे या फिर इमला करवाएंगे, या बच्चों को साफ लिखने के लिए कहेंगे, या फिर जहन में महफूज ख़यालात को अपने ज़बान में लिखने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों, राइटिंग स्किल को आप डेवलप करवाने के लिए बच्चों से कहिए कि जो आपके सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं, जो कुछ आपको याद है, जो कुछ भी जहन में महफूज है उसको आप खुद से लिखिए। यानी कि जहन में महफूज ख़यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कह के हम ज़बान के मुअल्लिम के तौर पर
बच्चों में लिखने की महारत को बढ़ा सकते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि मिंदरजा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को लैंग्वेज में महारत और सलाहियत पैदा करें तो आप कैसे करेंगे। क्या मुवासलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके। मुवासलात क्या होता है? तो दोस्तों इसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि हिंदी में इसको संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण को ही उर्दू में मुवासलात कहा जाता है। तो मुवासलात के लिए ज़बान को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मौका बच्चों को देंगे तो इस तरह से हम ज़बान में जो सलाहियत है उसको बढ़ा सकते हैं। मैंने जो आपको ट्रिक वाली वीडियो बताई थी मैं उसमें बताया था कि बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, बातचीत करने का, उनको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका देना है। अगर आप लोगों ने उर्दू पेडागोजी की ट्रिक वाले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज़रूर देखिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीरियल वाइज जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उनकी लिंक और जो मैंने बहुत ही चुनिंदा वीडियोस सीटेट उर्दू पेडागोजी के लिए बनाई हैं उनकी प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा। आप लोग उनको ज़रूर देखेंगे। वो वीडियो आपको सीटेट में 30 में से 30 नंबर दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका और रोल निभाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हम किसके ज़रिए ज़बान में सलाहियत पैदा कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषण में बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर देके, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज को यूज़ करने का ज़्यादा मौका देके हम बच्चों में भाषा विकास कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि एक मुतअस्सिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। यानी कि अगर आप लैंग्वेज की टीचिंग शुरू करना चाहते हैं और आप इफ़ेक्टिव तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। क्या आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने से शुरुआत करेंगे या फिर समय तौर तरीक़ेकार के ज़रिए मकसद को वाज़े करेंगे, यानी कि कुछ सुना के या फिर लेक्चर दे के कोई भी टॉपिक को क्लियर करेंगे, या फिर सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाएंगे, या फिर सबक के असल मकसद को पेश करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज की ज़बान को, लैंग्वेज की तदरीस को शुरू करें और आप इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाएं तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई एक्टिविटी कराएंगे और एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों में क्या करेंगे, जोश और जज्बा लेके आएंगे, यानी कि सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाएंगे। तब आपका जो सबक है वो प्रभावशाली होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि मुआलजाती तालीम एक अमल है। दोस्तों मुआलजाती तालीम यानी कि रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो उर्दू में बनाई है जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप लोग इस वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाके, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग पे वीडियो अवेलेबल है। तो अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं उन सबको आप हल कर लेंगे। तो मुआलजाती तालीम क्या है? तो दोस्तों जो रेमेडियल टीचिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए पढ़ाते हैं, यानी कि हिदायतनामा के ज़रिए मुआलजाती तालीम कराई जाती है। तो मुआलजाती तालीम एक अमल है हिदायतनामा के ज़रिए। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जा सकता है। आप अगर चाहते हैं कि लैंग्वेज में बच्चों को महारत पैदा करें तो आप कैसे सिखाएंगे, तो आप एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से बच्चों में ज़बान में महारत पैदा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उनके अंदर तलफ़्फ़ुज़ के तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। यानी कि जब आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं बच्चों को तो प्रोनाउंसिएशन में बच्चे गलती कर रहे हैं, तो आप कैसे उस गलती को दूर करेंगे। तो क्लासरूम में बावाज़ बुलंद आप खुद पढ़ेंगे, एज ए टीचर आप खुद बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे और सही प्रोनाउंसिएशन अदा जब करेंगे
तो इस तरह से बच्चों के अंदर जो तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासद की जांच करेगा कि वह सवाल नामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि जब एक मुअल्लिम पर्चा बना लेगा तो वो उस पर्चे से मुताल्लिक़ क्या चीज़ चेक करेगा, तो वो चेक करेगा कि पर्चा दुरुस्त बना है या नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मुश्किल से पढ़ना डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। तो दोस्तों मुश्किल से पढ़ना हिज्जे की रवानी ये मुश्किल की अलामत नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। दोस्तों सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका रिदम नहीं बन रहा है। तो अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, बस चीज़ों को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी मुश्किल अल्फाज आपको दिख रहे हैं तो कमेंट में उनको लिख दीजिए, उसकी मीनिंग मैं आपको हिंदी और अंग्रेज़ी में बता दूंगा। आगे यह है कि मिंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, जो गलत है उसके बारे में हमको पता लगाना है। पहला है मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है, दूसरा हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ज़बान से रिलेटेड वो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अगला जो स्टेटमेंट है कि ज़बान का ताल्लुक़ जो है वो तहज़ीब व तमद्दुन से होता है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर ज़बान से मुताल्लिक़ ये बात कही जाए कि ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है तो ज़बान से रिलेटेड ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है कि क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर सेगाई ज़बान की तरक्की होती है। यानी कि जो लैंग्वेज की जो आप बेहतर लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्लासरूम में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करवाना ये ज़बान की तरक्की की अलामत होती है। तो आप कौन सी एक्टिविटी क्लासरूम में करवाएंगे? क्या अपने पसंदीदा किरदारों को, पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए बच्चों से अदा करवाएंगे और उनमें उनको भाग लेने के लिए कहेंगे, या फिर मुअल्लिम के साथ मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, या फिर ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़्फ़ुज़ पर अमल करवाने से, या फ़र्दन नज़में याद कराने और नज़में गवाने से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम में आप बेहतर सेगाई ज़बान को तरक्की दें तो आप अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करवाने में बच्चों को मशगूल कर दें। यानी कि जब बच्चे फेमस कहानियाँ, जो उनकी पसंदीदा कहानियाँ हैं, उनके किरदारों को जब खुद से अदा करेंगे तब क्या होगा उनके साथ जो लैंग्वेज, जो सेगाई ज़बान है वो तरक्की करेगी। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या है? तो रवानी के साथ पढ़ने का मकसद ये है कि तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल की जाए। तफसील से ज़्यादा मालूमात हासिल करना यही रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। तो दोस्त पूछा ये जरा कि ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में सबसे ज़्यादा अहम कौन है? भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या किताबें पढ़ना है, फिल्में या ड्रामे देखना, या फिर तदरीसी आमोज़ी मवाद का इस्तेमाल यानी कि TLM, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल है, या फिर समाजी तामुल यानी कि सामाजिक अंतक्रिया सोशल इंटरेक्शन है। तो दोस्तों ज़बान सीखने के लिए क्या तदरीसी आमोज़ी मवाद अहम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तदरीसी आमोज़ी मवाद यानी कि TLM का इस्तेमाल हम लोग पाठ को, सबक को रोचक और दिलचस्प बनाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ज़बान सीखने के लिए अहम क्या है? तो ज़बान सीखने के लिए जो अहम है वो समाजी तामुल है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया के ज़रिए ज़बान सीखी जाती है। जैसा कि आप लोगों ने लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें वाइगोस्की ने क्या कहा है? यही तो कहा है कि बच्चे में सभी प्रकार का विकास समाज के प्रति अन्योन्य क्रिया यानी कि अंतःक्रिया का ही नतीजा है। तो हम कह सकते हैं कि ज़बान सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम है वो समाजी तामुल यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल यह है कि तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एज ए टीचर अगर आपको अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा राइटर बनाना है तो उसकी जो राइटिंग का जो उसका स्किल है उसके किस पहलू पर आप सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे। क्या वो तअस्सुर होगा या फिर लफ्ज़ों की तादाद होगी या फिर खुशखत या फिर कवायद होगा। तो दोस्तों अच्छा मुसन्निफ बनने के लिए क्या ज़रूरी है, कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने तालिबे इल्मों को अच्छा मुसन्निफ बनाएं तो उनके तअस्सुराती पहलू पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह कि डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है। तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो होती है उसको हम लोग हिंदी में पठन अक्षमता कहते हैं, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं को डिसलेक्सिया कहते हैं, यानी कि पढ़ने में दुश्वारी को ही डिसलेक्सिया कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसा कि इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे पूछ दिया है कि पढ़ने में दुश्वारी डैश कहलाती है। तो पढ़ने में दुश्वारी अभी मैंने बताया क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। अगर इसी सवाल को ऐसे पूछ दे कि लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा लिखने में दिक्कत या परेशानी को डिस्ग्राफिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं डिस्कैलकुलिया की बात करूं तो ये क्या होता है, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, यानी कि रियाजती खराबी को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अगला सवाल है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है बल्कि ये भी अहम है कि, अब देखिए पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब यानी कि आपका जो पठन कौशल है, आपका जो रीडिंग स्किल है उसकी बात हो रही है। रीडिंग स्किल की डिफिनीशन मैंने आपको बताई होगी। अगर आप लोगों ने हमारा लैंग्वेज स्किल वाला क्लास देखा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए सीटेट उर्दू पेडागोगी की प्लेलिस्ट में, उसमें आपको उर्दू पेडागोगी लैंग्वेज स्किल मिल जाएगी, उसको आप लोग देखिए। आप लोग उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि पढ़ने का मतलब क्या होता है। पढ़ने का मतलब क्या नए अल्फाज और जुमलों की साख्त की आमोजिश हो ये होता है, या फिर नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानियों को काबू पा सके ये होता है, या फिर अच्छे मुकर्रिर हो ये होता है, या फिर मतन के मानी समझना। तो दोस्तों पढ़ना जो कौशल आपका होता है, पठन कौशल स्पीकिंग स्किल, उसका मतलब होता है कि जो कुछ भी लिखा है आप उसको पढ़िए और उसके अर्थ को ग्रहण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने का मतलब होता है जो पैसेज लिखा गया है, जो टेक्स्ट लिखा गया है उसकी मानी को समझना। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, क्यों। आजकल सभी लोग कहते हैं कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाओ। महात्मा गांधी ने भी अपनी बुनियादी तालीम में यही कहा। वर्धा जो उनकी तालीम थी उसमें उन्होंने यही ना कहा कि बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाओ। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते इसलिए कहा जाता है कि उनको मादरी ज़बान में पढ़ाओ, या फिर बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग यानी कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कहा जाता है, या फिर इलाकाई ज़बानों को फ़रोग देने के लिए, या फिर फितरी माहौल पैदा करने के लिए। तो दोस्तों जब बच्चे 5 या 6 साल की उम्र में स्कूल आते हैं तो उनके पास क्या होता है, उनके पास जो असासा होता है वो मादरी ज़बान ही तो होती है। मादरी ज़बान जिसको वो अपने माँ बाप फैमिली मेम्बर का अनुकरण करके नकल करके सीखता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो उसको पता है वही ज़बान में उसे पढ़ाना चाहिए, यानी कि बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे बच्चे में फितरी माहौल बेदार होगा। इसीलिए इस बात की सिफारिश की गई है कि बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे फितरी माहौल बेदार होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा।